पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 1970 के दौर का पंजाब कई मुश्किलों से गुजर रहा था, जहां सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज था क्योंकि उनकी आवाज धीरे धीरे दबाई जा रही थी। फिर इस गर्माते माहौल में एंट्री हुई जर्नैल सिंह भिंडरावाले की, जिसने इस गर्माते माहौल को और भी ज्यादा भड़का दिया और लोगों के दिलों में एक नई आग जला दी, जिससे पंजाब और केंद्र सरकार के बीच का टकराव पहले से कहीं गुना ज्यादा तेज हो गया था। हमने देखा कि कैसे उसके भाषण 1978 के अमृतसर टकराव और 1981 के लाला जगत नारायण की हत्या जैसी घटनाओं ने सरकार और सिख समुदाय के बीच का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। भिंडरावाले का असर इतना बढ़ गया था कि उसने गोल्डन टेम्पल में अपना ठिकाना बना लिया, जहां से वो अपनी ही एक सत्ता चलाने लगा और वहां हथियारों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन भिंडरावाले जितना अंदर से मजबूत हो रहा था, उतना ही बाहर से सेना ने अपनी नजरें तेज कर दी थी। सरकार के लिए ये बस एक धार्मिक परिसर नहीं रहा था, बल्कि अब ये बन चुका था एक किला। जैसे जैसे अंदर का भरोसा हथियारों में बदलता गया, वैसे वैसे बाहर सेना ने भी अपने कदम खामोशी से जमा लिए। अब हवा में बारूद की गंध है और वक्त बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब पहली गोली चलेगी और पंजाब के इतिहास का सबसे खून से लथपथ पन्ना लिखा जाएगा। गवर्नमेंट ने बार बार नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन भिंडरावाले बिल्कुल तैयार नहीं थे सरेंडर करने के लिए। भिंडरावाले ने हर समझौता ठुकरा दिया। इन्हीं सब के बीच भिंडरावाले के ग्रुप्स ने कहीं हिंदू और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की हत्याएं करवाई और कई जगहों पर टेररिज्म फैलाया। उनका एम था कि पंजाब में कम्युनल फियर फैल जाए, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से डरने लग जाएं। उसे कम्युनल फियर कहा जाता है। इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस मौके का फायदा उठाने लगी। दरअसल जब भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स गोल्डन टेम्पल में थे, तब पाकिस्तान से पंजाब में छुपकर हथियारों की तस्करी होना शुरू हो गई थी। ये हथियार गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद मिलिटेंट के पास पहुंचाए जा रहे थे। पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा था ताकि भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी फैल जाए, जिससे भारत अंदरूनी रूप से कमजोर हो जाए। गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाले के पास एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री कमांडर भी था, फॉर्मर मेजर जनरल शाबेग सिंह, और यही मिलिटेंट्स को मिलिट्री तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा था, जैसे बंकर बनाना, ऑब्जर्वेशन पोस्ट सेट करना, स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोजीशंस सेट करना। जहां उनके पास चाइनीज रॉकेट लॉन्चर्स थे, हैवी वेपन थे और आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन थी, यानी ऐसी बुलेट्स जो नॉर्मल बुलेट के कंपैरिजन से ज्यादा ताकतवर होती है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आर्म्ड व्हीकल और इवन टैंक तक के आर पार जा सकती है। उनका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि कमांडो ऑपरेशन बाय फुट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। इनिशियली इंदिरा गांधी बिना सेना को यूज करे और बिना पब्लिक को बताए भिंडरावाले को अंदर ही अंदर काबू में लाने की कोशिश में थी, ताकि बिना किसी खून खराबे के सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन वहीं कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स का मानना था कि एक कमांडो स्टाइल सरप्राइज ऑपरेशन कम कैजुअलिटीज में सक्सेसफुल हो सकता है। आर्मी चीफ अरुण श्रीधर वैद्या ने इंदिरा गांधी को कन्वेंस कर लिया कि भिंडरावाले जब इंडियन आर्मी का टकराव देखेगा तो शायद सरेंडर कर देगा, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत साबित हुई। हालांकि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पंजाब की बिगड़ती हालात के बारे में बहुत पहले से वार्निंग दी थी, लेकिन ये वार्निंग्स या तो इग्नोर की गई या मैनिपुलेट की गई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने जनवरी 1984 में ही एक डिटेल कंटेंजेंसी प्लान बनाया था, जिसमें ऑपरेशन शटडाउन नाम का एक सीक्रेट मिशन था। इसका मकसद था जनरल सिंह भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से अबडक्ट करना, यानी कि किसी को जबरदस्ती उठा लेना या कहे तो किडनैप कर लेना। जहां इस मिशन के लिए 200 कमांडोज ने कई महीनों तक सरसवा उत्तर प्रदेश में एक मॉकअप फैसिलिटी पर प्रैक्टिस की थी। नाइट ऑपरेशंस के लिए स्पेशली मॉडिफाइड MI4 हेलीकॉप्टर्स भी तैयार किए गए थे। जैसा रॉ ने सोचा था, बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ। एजेंसी ने वार्न किया था कि अगर गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री एक्शन हुआ तो पंजाब में कम्युनल टेंशन और बढ़ जाएगी और इंडियन कम्युनिटी में भी टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1984 में इस
सीक्रेट अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया और इसके बजाय फुल स्केल मिलिट्री अटैक का ऑप्शन चुना, जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार बन गया। इस पूरे मिशन में हर कदम को सीक्रेटली तरीके से चलाने के लिए कोड नेम रखे गए थे, जहां पूरी कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। यही था उस ऐतिहासिक मिशन का मुख्य नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। बाकी के नाम मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसे तो टोटल 10 दिनों तक चला, लेकिन इन 10 दिनों में से शुरुआती 6 दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसीलिए आइए इन 6 दिनों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन दिनों में आखिर हुआ क्या था। ये 6 दिन शुरू होते हैं 1 जून 1984 से। इस दिन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर माहौल गर्म था। अंदर जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स मौजूद थे और इसी दिन मंदिर के चारों ओर सुरक्षा बल तैनात हो गए थे। उन्होंने पूरे मंदिर को पूरी तरह से सील नहीं किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि दुनिया को लगे कि वो धार्मिक स्थल पर हमले की तैयारी कर रही है। सेना चाहती थी कि भीड़ खुद ब खुद कम हो जाए और उन्हें अंदर ज्यादा सिविलियंस ना मिले। उस समय तक ये बात आम लोगों को नहीं पता थी कि कोई ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है। अचानक दोपहर के समय सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि ये गोलीबारी इसलिए की गई थी ताकि अंदर छुपे हुए मिलिटेंट की पोजीशन पता चल पाए, मगर इन गोलियों में कई निर्दोष श्रद्धालु मारे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दिन गोल्डन टेम्पल की पवित्र दीवारों पर पहली बार गोलियों के निशान पड़े। 2 जून को सरकार ने अमृतसर शहर में धीरे धीरे घेराबंदी और सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाया गया। फोन लाइन अगले दिन तक पूरी तरह से काट दी गई और 40 गुरुद्वारों की घेराबंदी भी इसी दिन की गई। लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि ये सब स्टेज वाइज हो रहा था। ये सब कुछ इतनी चुपचाप तरीके से हुआ कि आम जनता को इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाया। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो पहले से घोषणा कर देती कि वो गोल्डन टेम्पल पर कार्रवाई करने वाली है तो पूरे पंजाब और देश भर में बड़े पैमाने पर दंगे और आंदोलन हो सकते थे, क्योंकि ये एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो कि सिख भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर एक भी शब्द लीक हो जाता तो अराजकता और उग्र प्रदर्शन फूट पड़ते। सरकार को एक और डर ये भी था कि अगर इस बात की खबर अंदर बैठे भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स को पता चलती, जो वहाँ हैवी वेपन्स के साथ बैठे थे, तो वो और सिखों को बुलाकर गोल्डन टेम्पल को युद्ध का मैदान बना देता। इसीलिए सरकार को हर कदम इस समय सोच समझ कर लेना पड़ रहा था। लेकिन इस मिशन की सबसे कंट्रोवर्शियल चीज मानी जाती है इस मिशन की टाइमिंग को, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मेजर सिख रिलीजियस इवेंट के दौरान किया गया, जो कि 3 जून 1984 को था। ये दिन सिखों के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि इस दिन गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस था। हर साल इस दिन हजारों श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल आते हैं और इस बार भी हजारों श्रद्धालु पहले से मंदिर के अंदर मौजूद थे। इनमें से कई श्रद्धालु 1 या 2 जून को ही अमृतसर आ गए थे, इस सोच के चलते कि इस दिन काफी ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन 3 जून के दिन सरकार ने सभी ट्रेन बसेस बंद कर दी, मीडिया को पूरी तरीके से रोक दिया गया और सड़कें सील कर दी गई। लेकिन ये सब तब हुआ जब हजारों लोग टेम्पल के अंदर मौजूद थे। शाम के समय टेम्पल परिसर में स्नाइपर फायर और ओकेजनल फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। Once I made the mistake of asking Bhindrawale, I used to call him Sant Ji. I said, Sant Ji, why do you want a separate state of Khalistan? And he looked at me and he said, who told you that I want a separate state of Khalistan? How dare you say that? We don't want to leave India, but we want for Punjab, we want a state of our own, where we can rule as we like. He was not a separatist. I mean, he really rebuked me when I said that you want separate state. He said, no, we want Punjab. It will be given to us and we will govern it as we like. ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान लगाया गया मीडिया ब्लैकआउट पूरी तरह सख्त और कठोर था। 3 जून 1984 को पूरे पंजाब में कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया। बिजली की सप्लाई तक काट दी गई ताकि टोटल ब्लैकआउट हो जाए और पंजाब को पूरी दुनिया से अलग किया जा सके। सुबह 5 बजे पत्रकारों को उनके होटलों से जबरदस्ती बाहर निकाला गया और फिर उन्हें मिलिट्री बसेस में बिठाकर हरियाणा बॉर्डर तक ले जाया गया और वहाँ उन्हें छोड़ दिया। द टाइम्स के रिपोर्टर माइकल हैमली ने लिखा कि जब कुछ पत्रकार
पत्रकार दोबारा पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अगर आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी जैसी धमकियां दी गई। फॉरेन मीडिया के साथ काम करने वाले इंडियन नेशनल्स को भी इस इलाके में आने से मना कर दिया गया। आलोचकों के मुताबिक ये सब एक सोची समझी कोशिश थी ताकि टेम्पल पर हमला फॉरेन प्रेस की नजरों से दूर रहकर किया जा सके। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्टर ब्रह्मा चेलाने ही थे जो अमृतसर में रहकर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भेजने में सफल रहे। उनकी डिस्पैचेस को बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ लंदन और द गार्डियन ने पब्लिश किया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कम से कम 1200 लोगों की मौत हुई, जो सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों से लगभग 2 गुना थी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चेलाने पर सेडिशन यानी देशद्रोह का केस दर्ज किया और अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन सितंबर 1985 में ये केस हटा दिया गया। इसके बाद 4 जून 1984 को सेना ने पूरा हमला शुरू कर दिया। गन फायर, मोटर्स और बमबारी गोल्डन टेम्पल के चारों ओर गूंजने लगी। सबसे बड़ा निशाना बना अकाल तख्त, वो इमारत जो सिख धर्म में धार्मिक और राजनीतिक ताकत का केंद्र मानी जाती है। इस समय तक कोई भी श्रद्धालु बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। बीएसएफ ने होटल टेम्पल व्यू पर अपनी पोजीशन ले ली। ये होटल गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास थी, जहां इस जगह से सीधे मंदिर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। इसी के साथ सीआरपीएफ ने ब्रह्मबोटा अखाड़ा को भी अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि ये जगह भी मंदिर के नजदीक थी। 5 जून 1984 ये वो दिन था जब सिर्फ पैदल सेना ही नहीं, टैंक भी टेम्पल के अंदर घुस चुके थे और इन्हीं के साथ अकाल तख्त पर हमला किया जा रहा था। आम लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी गोलियों के बीच फंस गए। लंगर बंद, पानी बंद और यहाँ तक कि बिजली भी बंद कर दी गई थी। किसी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रात भर भयानक लड़ाई चलती रही। 6 जून 1984 को आधी रात के समय सेना अकाल तख्त में घुस गई क्योंकि अकाल तख्त पर टैंकों से सीधा गोला चलाया गया था, जिससे अकाल तख्त की इमारत बुरी तरह से तबाह हो गई। सुबह होते होते सेना ने पूरा कॉम्प्लेक्स अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ अकाल तख्त के बेसमेंट में भिंडरावाले का शव मिला। उसके शरीर पर कोई गोलियों के निशान नहीं थे और कोई ये बात भी नहीं जानता था कि आखिर भिंडरावाले की मौत हुई कैसे। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया भर में सिख समुदाय में गुस्सा और दुख बढ़ गया। भिंडरावाले जब आखिरी लड़ाई के समय अकाल तख्त के बेसमेंट में थे तब उसने अपने साथियों से कहा कि गोलियां बचा करके रखो, तब तक मत चलाना जब तक सेना अंदर ना घुस जाए। इस ऑपरेशन के समय हजारों श्रद्धालु अंदर फंसे रहे, बिना पानी, बिना खाने और बिना दवाई के। कहीं लोग गोलियों की बौछारों में मारे गए। कुछ सिविलियंस ने मिलिटेंट के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और कुछ जान बचाकर बस यूं ही इधर से उधर भागते रहे। सेना को ये पहचान करने में काफी दिक्कत हुई कि कौन मिलिटेंट है और कौन निर्दोष। रेड क्रॉस और बाकी मदद करने वाली संस्थाओं को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई और जो लोग इस हादसे में मारे गए उनके शव को सेना ने खुद ही जला दिया बिना उनके परिवार को बताए। जो अकाल तख्त की इमारत टूटी थी वहाँ सिख धर्म के अनमोल ग्रंथ और हजारों साल पुरानी किताबें रखी हुई थी जो जलकर राख हो गई। मीडिया पूरी तरह से बंद था और जो खबर आई वो केवल सरकार की तरफ से आई थी, जहां सरकारी आंकड़ों में नुकसान बहुत ही कम दिखाया गया था। सिविलियंस की मौत और मंदिर के नुकसान को कम करके दिखाया गया। जब सेना ने मंदिर के अंदर छुपे मिलिटेंट को टारगेट किया तो इस अंदरूनी ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेटल, और जब पूरे पंजाब में मिलिटेंट को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया गया तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन वुड रोज। और इसके अलावा भी छोटे छोटे सब ऑपरेशंस भी बनाए गए, जैसे शॉप्स। इसका मकसद था मंदिर परिसर के अंदर बचे हुए मिलिटेंट को पकड़ना या खत्म करना। और फ्लैट्स, इसका मतलब था पंजाब के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए मिलिटेंट को ढूंढना। इस मिशन के लिए बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, जैसे इन्फेंट्री, जिसे पैदल सेना भी कहा जाता है। इसी के साथ पैरा कमांडोज, आर्म्ड यूनिट जिसमें टैंक्स जैसे भारी व्हीकल होते हैं। इससे पहले बीएसएफ और सीआरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी ताकि कोई गोल्डन टेम्पल के अंदर ना जा सके और कोई भी बाहर ना आ सके। इसी के साथ सेना को ब्रीफिंग भी दी गई थी कि इस पवित्र जगह को कम से कम नुकसान हो और श्रद्धालुओं की जान बचाई जाए। हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाया गया। सेना में हजारों सिख जवान भी थे जिनके सामने केवल एक ही सवाल बार बार आया जा रहा था कि पहले ड्यूटी निभाए या फिर धर्म की रक्षा करें। एक तरीके से इस ऑपरेशन ने इंडियन आर्मी के अंदर गहरी दरारें पैदा कर दी। खास तौर पर सिख पर्सनल पर इसका ज्यादा असर पड़ा। लगभग 4500 सिख सोल्जर्स
सोल्जर्स ने इस समय अपनी पोस्ट छोड़ दी, जहां इन्हें धर्मी फौजी कहा गया। ये सैनिक पूरे इंडिया से आए थे, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां ये गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए अमृतसर की ओर मार्च करने लगे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो इस ऑपरेशन के कमांडर थे, उन्होंने असोल्ट शुरू होने से पहले अपने ट्रूप से कहा कि अगर आप में से किसी को स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सेंटिमेंट या कोई और आपत्ति है और आप इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो आप अभी इस ऑपरेशन से बाहर जा सकते हैं और इसका आपके खिलाफ कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर भी शुरुआत में किसी ने भी ऑप्ट आउट नहीं किया, यहाँ तक कि कई सिख ऑफिसर्स और एनलिस्टेड मैन ने भी इस ऑपरेशन से बाहर निकलने से मना कर दिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद हुए मास डिजर्शन ने दिखा दिया कि सिख मिलिट्री पर्सनल पर इस ऑपरेशन का गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पड़ा था। यहाँ डिजर्शन का मतलब होता है फौज या ड्यूटी को छोड़कर भाग जाना या जानबूझकर सेवा छोड़ देना, खासकर बिना अनुमति के। कई लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव पदों से इस्तीफा दे दिया, गवर्नमेंट अवार्ड्स और हॉनर्स लौटा दिए और इंडियन स्टेट से हमेशा के लिए दूरी महसूस की। वेटरन्स यानी ऐसे लोग जिन्होंने पहले सेना, नौसेना, वायुसेना या किसी सैन्य सेवा में काम किया है और अब वो सेवा छोड़ चुके हैं, उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगता था कि SGPC ने पर्याप्त रिकॉग्निशन और सपोर्ट नहीं दिया। सिर्फ 50,000 उन परिवारों को दिए गए जिनके लोग जेल गए और 1 लाख उन परिवारों को जिनके सदस्य मारे गए। भिंडरा वाले ने सिख धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहा, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि सिख धर्म हमेशा हमें ये सिखाता आया है कि ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा। लंगर की थाली आज भी सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो किसी भी जाति या धर्म का ही क्यों ना हो। जब एक धर्म की असली पहचान सबको गले लगाने में हो, तो उसी धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनना, क्या वो सच में उस धर्म की रक्षा है? हाँ, ये बात भी सच है कि उस दौर का पंजाब दर्द से गुजर रहा था और भिंडरा वाले जो आवाज उठा रहे थे वो सही भी थी, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना वो गलत था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिख रेफरेंस लाइब्रेरी का नष्ट होना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सांस्कृतिक नुकसान माना जाता है। इस लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा साहित्यिक की सामग्री थी, जिसमें 12,613 किताबें, 2,500 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स और 200 से अधिक हैंड रिटन हुक्मानस शामिल थे, जिन पर सिख गुरुओं के हस्ताक्षर थे। इसमें हैंड रिटन गुरु ग्रंथ साहिब के मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े हुए दस्तावेज भी थे। आंखों देखी गवाहियों ने इन आधिकारिक दावों को खारिज किया कि लाइब्रेरी आग से जल गई थी। लेट जाठेदार जोगिंदर सिंह वेदांती ने लिखा कि 6 जून 1984 की सुबह सुबह लाइब्रेरी से सामग्री ट्रकों में लोड की गई। ज्ञानी पूरण सिंह ने देखा कि लाइब्रेरी में कोई जले हुए कागज नहीं थे, वहाँ सिर्फ लोहे की अलमारियां मौजूद थी जिनके लॉकर्स गायब थे, जो ये दिखाता है कि इमारत को जलाने से पहले सामग्री को सिस्टमेटिक तरीके से हटाया गया। कहा जाता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने लाइब्रेरी की सामग्री जब्त की और उसके बाद खाली इमारतों को जला दिया गया। सिख कम्युनिटी की दशकों से मांग के बावजूद भी ये सामग्री कभी वापस नहीं मिली, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ब्लैक मार्केट एंटीक्विज ट्रेड में मिली हैं, जो एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शंस के बजाय प्लान्ड लूटिंग की ओर इशारा करती है। SGPC ने 2003 से अब तक इस मिसिंग सामग्री की जांच के लिए 3 कमेटीज बनाई, लेकिन किसी ने भी साफ जवाब नहीं दिया कि ये सामग्री आखिर कहां गई। ये सांस्कृतिक नुकसान मैन्युस्क्रिप्ट तक सीमित नहीं था, इसमें तोशाखाना का नष्ट होना भी शामिल था, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के समय के बेशकीमती आर्टिफैक्ट रखे हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी की प्रतिक्रियाएं तुरंत और बेहद तेज थी। दुनिया भर के गुरुद्वारे विरोध और राजनीतिक मोबिलाइजेशन के केंद्र बन गए। इस हमले ने विदेशवासी सिख्स की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया और ऐसे गहरे घाव छोड़ दिए जो आज 40 साल बाद भी महसूस होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हजारों सिख्स ने इस खून खराबे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनके लिए ये उनके धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर हमला था। जब ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट के बारे में खुलासा हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन की प्लानिंग में सलाह दी थी, तो इससे डिप्लोमेटिक टेंशन और भी बढ़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, जिसने गांवों को बुरी तरह प्रभावित किया। टेम्पल असोल्ट के तुरंत बाद ऑपरेशन वुड रोज शुरू किया गया। इसके तहत मिलिट्री यूनिट्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जगह लेकर पूरे देहात में स्वीपिंग अरेस्ट किए। इस अभियान का निशाना वे सिख थे जो कृपाण लेकर चलते थे या प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। जिन गांवों पर मिलिटेंट सपोर्टर्स को छिपाने का शक था, वहां कार्रवाई और भी सख्त थी। परिवारों को अक्सर पकड़कर टॉर्चर किया जाता ताकि वे पुलिस को अपने उन रिश्तेदारों का ठिकाना बता दे जिन पर मिलिटेंट होने का शक था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दर्ज किया कि सरकारी बलों ने वाइड स्प्रेड ह्यूमन
ह्यूमन राइट वायलेशन की है, जिनमें मनमानी गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत, टॉर्चर और सिविलियंस व सस्पेक्टेड मिलिटेंट की समरी एग्जीक्यूशन शामिल थी। सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि 554 मिलिटेंट और सिविलियन मारे गए, लेकिन ये असली ह्यूमन कॉस्ट को बहुत कम दिखाता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिनमें ब्रह्मा चैलेने की रिपोर्ट शामिल है, जो बताती है कि सिर्फ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। सर्वाइवर्स ने बताया कि सस्पेक्टेड मिलिटेंट को सिस्टमैटिक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। चलाने ने लिखा कि 8 से 10 सस्पेक्टेड सिख मिलिटेंट को उनके हाथ बांधकर गोली मार दी गई और उनके शव को गार्बेज ट्रक्स में ले जाकर मास क्रिमिनेशन किया गया। एक डॉक्टर जिसे पोस्टमार्टम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। सिविलियन नुकसान कॉम्बैट में मारे गए लोगों तक सीमित नहीं थी। करीब 250 लोगों को गुरु रामदास होटल के कोर्टयार्ड में बिना खाना, पानी और मेडिकल एड के लंबे समय तक कैद रखा गया। कंफर्म डेथ में 35 महिलाएं और 5 बच्चे भी थे। कहीं सर्वाइवर्स ने बताया कि कैद में रखे गए जवान पुरुषों को बाद में सोल्जर्स ने गोली मार दी। ब्रिटिश सोर्सेज ने अनुमान लगाया कि करीब 3000 लोग मारे गए, जिनमें क्रॉस फायर में फंसे तीर्थ यात्री भी शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की निर्णय प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है। सरकार के बड़े विभागों का कहना है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि आदेश मौखिक था या लिखित। 1982 से 1984 के बीच केंद्र सरकार और अकाली दल नेताओं की 9 सीक्रेट मीटिंग्स हुई, जिसमें से आखिरी बैठक 26 मई 1984 को की गई, यानी ऑपरेशन से सिर्फ 8 दिन पहले। इससे ये साफ होता है कि आखिरी समय तक बातचीत जारी थी और ये टकराव तय नहीं था। इंदिरा गांधी के करीबी R.K. धवन के मुताबिक इंदिरा गांधी को ये भरोसा दिलाया गया था कि ये आसान ऑपरेशन होने वाला है, जिसमें स्ट्रक्चर और लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उल्टे निकले। कहीं लोग इसे या तो बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी या जानबूझकर किया गया धोखा मानते हैं। लेकिन खैर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों और भारत सरकार के बीच का रिश्ता टूट चुका था। सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को दुश्मन की नजरों से देखने लग गया। बहुत से सिखों को ये लगने लग गया कि ये हमला सिर्फ मिलिटेंट पर नहीं था, बल्कि पूरे सिख समाज पर था। इस हमले के बाद पंजाब में जगह जगह दंगे होने लगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को, बस 4 महीने बाद, इंदिरा गांधी जब अपने घर से बाहर निकल रही थी तो उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। ये प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन सीधा बदला था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, जानते हैं हमारी अगली वीडियो में।